तो विद्यार्थियों, पशु पोषण यानी एनिमल न्यूट्रिशन, फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन बताएंगे? पर कमेंट का ऑप्शन, फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन हाँ बिल्कुल सही है, एंटोनी वॉन लेवाशियर। चलने दो, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। वैसे एनिमल न्यूट्रिशन की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, परिभाषा क्या है। पशुओं को के द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा एवं उनका संगठन यानी उनका कंपोजिशन का अध्ययन क्या कहलाता है? एनिमल न्यूट्रिशन या पशु पोषण कहलाता है। और राष्ट्रीय पशु कार्य एवं पशु पोषण संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पशुओं को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें खाद्य पोषक होते हैं छह खाद्य पोषक होते हैं: जल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। और अब हम इनमें से खाद्य पोषकों में से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो सबसे पहला खाद्य पोषक जिसको हम बोलते हैं वाटर, जल। क्योंकि आप जानते हैं जल ही जीवन है। दीपक आगे, बहुत अच्छी बात। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब देना। पशुओं को यानी लार्ज रूमिनेंट्स को यानी गाय, भैंस, ऊंट जो कि शूडो रूमिनेंट है, और मैं साथ में घोड़ा भी ले लेता हूं, इनके लिए जल की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन? बिल्कुल सही है, 30 से 40 लीटर। हम ऊंट के बारे में सोचें, वैसे ऊंट 100 से 150 लीटर पानी पीने में भी सक्षम है एक बार में, लेकिन वो रुक करके और 2-4-5 दिन जब नहीं पानी पिलाते हैं तो वो पी सकता है एक बार में। लेकिन एवरेज कैपेसिटी देखें तो एवरेज जो आवश्यकता देखें, रिक्वायरमेंट देखें, तो ऊंट को भी वही 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और ऊंट चूंकि एक रेगिस्तानी जंतु है और जिसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और बहुत अच्छा उसमें पानी को कंजर्व करने की क्षमता होती है, पानी को बचाने की क्षमता होती है। ऊंट के नासा छिद्रों में रोम पाए जाते हैं और मूत्र गाढ़ा होता है। ऊंट का जो मल होता है वो ठोस होता है, यानी किसी भी तरीके से पानी की हानि नहीं होने देता कैमल। और साथ में ऊंट के जो कुबड़ है उसके अंदर वसा संचित होती है, और वसा मेटाबॉलिक वाटर देती है। जब ऊंट को कई दिनों तक खाना और पानी नहीं मिलता है तो वो जो फैट है वो टूट टूट करके और ऊंट को पानी और ऊर्जा देती है। यानी कि ऊंट को पानी की आवश्यकता हम अन्य पशुओं की तुलना में लगभग बॉडी वेट ज्यादा होने पर भी हम उन्हीं के बराबर रख सकते हैं, गाय भैंस के बराबर। दूसरा प्रश्न आपसे पुट अप कर रहा हूं मैं कि ऊंट की आरबीसी कितना प्रतिशत तक फूल सकती है, या उसके आयतन में कितना प्रतिशत? वेरी गुड, 240% तक फूल सकती है। बताएंगे आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यानी 2.5 गुना तक, 240% का मतलब हो गया लगभग 2.5 गुना तक वो फूल सकती है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि सुअर के लिए 24 घंटे में प्रतिदिन जल की आवश्यकता कितनी होती है? पिग के लिए बताएंगे? बिल्कुल 6 से 8 लीटर। और मुर्गी के लिए भी बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सही है, आज तो अच्छे आंसर आ रहे हैं, बड़े फास्ट। मुर्गी के लिए कितने? बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये बताएंगे, स्वस्थ पशु के शरीर में, वयस्क पशु के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? क्योंकि हमको पूरा न्यूट्रिशन कवर करना है अभी 2-3 घंटे के अंदर। बिल्कुल 65% या फिर 66% हम मान सकते हैं एवरेज, या 60 से 70 भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 75 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 75 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जब हम वयस्क की बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, अनाजों में कितना % पानी होता है? अनाजों में, सीरियल्स में, अनाजों में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ 10 से 12% पानी बिल्कुल सही है। और हे के अंदर पानी की मात्रा भी आप बताएंगे? जैसे कल भी मैंने आपसे पूछा था, हे के अंदर कम से कम, नमस्ते भाई, कम से कम, हाँ बिल्कुल सही है, 10 से 15% पानी होता ही है। अब देखिए, हे की एक बात है कि हे में प्रश्न जब भी पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा कि हे के अंदर, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कि 10 से 15% या 15% से कम होनी चाहिए। क्योंकि कम करना काफी मुश्किल काम है। सूर्य की धूप में सुखाने के बाद भी हे के अंदर कुछ नमी रह जाती है, उससे हे खराब हो जाता है। तो कम होनी चाहिए, ये एक इसका एक स्टेटमेंट आएगा कि होनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा मॉइस्चर होती है हे के अंदर तो
वो हे खराब हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि नमी जो है चीजों को खराब कर देती है, चाहे वो चारा हो चाहे वो खाना हो। जैसे मूंगफली की खल के अंदर जब नमी रह जाती है तो एस्परजिलस जो एक फंगस होती है वो उसके ऊपर पनप जाती है, जिससे एफ्लाटॉक्सिन्स स्रावित होते हैं। यानी कोई भी चीज है नमी के कारण खराब हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर, जानवर की बॉडी के अंदर मॉइस्चर, ऊपर मॉइस्चर रहने से, शरीर के ऊपर मॉइस्चर रहने से रिंगवर्म यानी दाद पनप जाता है, यानी कि फंगस वृद्धि कर जाता है। तो चारे में भी फंगस वृद्धि करके चारे को खराब कर देता है। अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ऊंट कितना परसेंट डिहाइड्रेशन सहन कर सकता है? ऊंट कितना परसेंट डिहाइड्रेशन सहन कर सकता है? बिल्कुल 20% से। सामान्यतः अन्य जानवर जो है 5% की जब पानी की हानि होती है शरीर से जल की हानि क्या कहलाती है? डिहाइड्रेशन कहलाती है। और जब 5% डिहाइड्रेशन होता है, 5% पर डिहाइड्रेशन के लक्षण आपको शुरू हो जाते हैं दिखने, और 10% को हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। और यदि हम 20% डिहाइड्रेशन की बात करें तो 20% पर मृत्यु निश्चित हो जाती है। और अगर हम बात करें ऊंट की, तो ऊंट मोर देन 20% डिहाइड्रेशन टॉलरेट कर लेता है। 20% से डिहाइड्रेशन अधिक सहन कर सकता है ऊंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। अब आप आंसर दीजिए गुड मॉर्निंग के बजाय। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए मेटाबॉलिक वाटर की बात करें तो टोटल शरीर का जो उपापचयी जल होता है, शरीर की जल की आवश्यकताओं की बिल्कुल रोहिताश ने पहले ही जवाब दे दिया। क्या प्रश्न पूछने वाले हैं? आप लोगों को बुक बिल्कुल भी नहीं खोलनी है किसी को भी भाई। ये नहीं है कि कहीं किताब आप खोल करके मैं फिर टॉपिक वाइज नहीं लूंगा, फिर मैं उल्टा पुल्टा पूछूंगा। हाँ, तो 20 से 30% शरीर की जल की आवश्यकताओं की पूर्ति उपापचय जल या मेटाबॉलिक वाटर से होती है। तो आप बताएंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मेटाबॉलिक वाटर, कितना मेटाबॉलिक वाटर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से? 0.6 ml। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताएंगे 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ml आपने बताया। 1 ग्राम वसा से बताएंगे? बिल्कुल 1.1, 1.1 माता दिन 1.1। वेरी गुड विष्णु। हाँ भाई, अब बताओ एक ग्राम प्रोटीन से कितना? 1 ग्राम प्रोटीन से कितना? 0.4 ml। हाँ, और बताइए गर्मी में कितनी आवश्यकता बढ़ जाती है? पशु की पानी की आवश्यकता गर्मी में कितनी बढ़ जाती है? 50 से 75% तक बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझो कि किसी गाय के लिए, बहुत अच्छी बात है, किसी गाय के लिए जैसे मान लीजिए 30 से 40 लीटर हमने आपको जल की आवश्यकता बताई, तो वो गाय है जो ड्राई है, हम इसको ड्राई मान करके चलेंगे। अगर इसने मान लीजिए 20 लीटर दूध दिया, तो मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ से और पुटअप कर रहा हूं कि बताइए 1 लीटर दूध के या 1 किलोग्राम दूध के लिए कितने अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है? कितने अतिरिक्त? बिल्कुल सही है, 2 से 3 लीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, अब ये 20 लीटर अगर दूध दे रही है कोई गाय, सही है बिल्कुल, तो 20 लीटर के लिए हो जाएगा 2 से 3 का मतलब हो जाएगा इंटू 2 टू 3, यानी 40 टू 60, 40 से 60 लीटर इसको अतिरिक्त चाहिए। यानी यहाँ पर हम 40 से 60 करते हैं, 40 से 60 करते हैं तो लगभग इसका 70 से और 100 लीटर का की आवश्यकता होगी इस गाय के लिए। अब हम इसके अंदर और चीजें भी ऐड करेंगे कि गर्मी है मान लो, तो गर्मी में इसका 1.5 गुना पानी खर्च होएगा, तो 70 का 1.5 गुना होता है लगभग इसमें 35 जोड़ेंगे 105, 105 से लेकर के 150 लीटर। यानी कि रिक्वायरमेंट गर्मी और सर्दी मौसम के हिसाब से बढ़ जाती है। अब आप मुझे बताएंगे नमक और प्रोटीन की अधिक खिलाने पर पशु की पानी की आवश्यकता घटती है या बढ़ती है? पानी की आवश्यकता नमक और बिल्कुल ज्यादा हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है बिल्कुल बढ़ जाती है। बिल्कुल, नमक और जो क्रूड फाइबर अगर ज्यादा खिलाते हैं पशु को तो पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ शरीर में जल की मात्रा किससे मापते हैं? शरीर में जल की मात्रा किससे मापते हैं? बिल्कुल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम भारी जल भी कहते हैं, भारी पानी भी कहते हैं।
हाँ भाई बताएंगे आप। वैसे मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही है D2O। हाँ, कि शरीर में जल की मात्रा पशु की या शरीर की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जल की मात्रा शरीर में घटती है। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बताइए, नवजात के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है? नवजात के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बिल्कुल 90 से 95 तो नहीं है, खैर थोड़ा कम होता है। हाँ भाई, बिल्कुल 80 से 85%, बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहा है। 80 से 85% नवजात। मैं आपसे भ्रूणावस्था की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपसे नवजात की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सही है, 80 से 85%, बिल्कुल सही है, 80 से 85%। अब हम अगला टॉपिक ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का आपको सामान्य सूत्र लिखना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखिए, CHO का बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर सामान्य सूत्र, हाँ अब सही आ गया, CnH2ON और CH2ON, CH2ON और CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं या प्रमुख स्रोत होते हैं? ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं या प्रमुख स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं या प्रचुर स्रोत है? प्रमुख है भाई, प्रचुर नहीं है। प्रमुख स्रोत, शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और वसा जो है ऊर्जा के प्रचुर स्रोत है, यानी रिच सोर्स तो है फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अर्थात हम शरीर में हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या पशुओं को भी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। गायें या भैंसें या जानवर जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं सेल्यूलोज के रूप में। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। और हम जो स्टार्च खाते हैं, यानी रोटी या चावल खाते हैं, वो स्टार्च होता है। और स्टार्च जो भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, उसके रूप में हम सर्वाधिक मात्रा में हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन शरीर में इकट्ठा कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शरीर में सिर्फ 1% मात्रा में पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पुट कर रहा हूं कि बताइए, ब्रेन शुगर कौन सी होती है? बिल्कुल ग्लूकोज होती है, बिल्कुल ग्लूकोज होती है। पावर कन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई भाई। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद वापस लाइव आएंगे।